नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक पर। आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के कारोबार पर नजर डालेंगे, जिसका आईपीओ एप्लीकेशन विंडो 17 दिसंबर 2024 को बंद हुआ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में हो रही सारी घटनाओं पर नजर रखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आते हैं एक कहानी पे। 2024 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में हिंदू भगवान राम को समर्पित एक भव्य मंदिर का अनावरण किया। आपको याद होगा कि इस कार्यक्रम ने बहुत सारा उत्साह पैदा किया था। यह सिर्फ एक महत्वपूर्ण अवसर नहीं था, बल्कि कई लोगों के लिए एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक माइलस्टोन था। इस मंदिर का हर विवरण प्राण प्रतिष्ठा से लेके अनुष्ठान तक दोष रहित होना चाहिए था, क्योंकि यह सिर्फ समारोह के बारे में नहीं था, यह लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के बारे में था। और एक कंपनी जिसने गुप्त रूप से यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इन अनुष्ठानों के बारे में सब कुछ ठीक ठाक हो, वह है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या IGI, जिसे कि आप जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई IGI का इन सब से क्या लेना देना है। तो मंदिर में जो रामलला की मूर्ति की कल्पना करेंगे आप, तो शानदार आभूषणों से सजी हुई है। मुकुट, हार, कमरबंद, पायल और बिछिया, ये सिर्फ आभूषण नहीं थे, ये भक्ति के प्रतीक थे। और IGI के पास यह प्रमाणित करने का महत्वपूर्ण काम था कि ये सभी जड़े हुए आभूषण प्रामाणिक हैं और इनकी उत्पत्ति और गुणवत्ता पूरी तरह से सत्यापित है। अब जरा आप इमेजिन कीजिए कि अगर इस हिस्से को ठीक से संभाला ना गया होता तो क्या होता। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये सिर्फ आभूषणों के बारे में नहीं था, यह देवता को अत्यंत सम्मान के साथ सम्मान देने के बारे में था। इससे कम कुछ भी अगर होता तो वो सिर्फ गलती नहीं होती, क्योंकि यह आस्था और भावना का मामला था। और IGI की भूमिका ने सुनिश्चित किया कि सब कुछ उतना ही चमकता रहे जितना होना चाहिए। अब तक आपको शायद IGI के व्यवसाय के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। हीरो की खुदाई के बाद वो एक सावधानी पूर्वक यात्रा से गुजरते हैं, जैसे कि उनको छांटा जाता है, मूल्यांकित किया जाता है, काटा जाता है, पॉलिश किया जाता है और थोक विक्रेताओं को बेचे जाते हैं और फिर उन्हें जौहरियों को सप्लाई किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये पॉलिश किए गए रत्न आभूषण की दुकानों तक पहुंचे, उन्हें रत्न विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्गीकृत और प्रमाणित किया जाना जरूरी है। That's where IGI steps in। भारत में 19 प्रयोगशालाओं और विश्व भर में कुल 31 प्रयोगशालाओं के साथ IGI हीरे और अन्य रत्नों को प्रमाणित करने में माहिर है। उनके पास अपना खुद का इन हाउस सॉफ्टवेयर है, जिसे स्विफ्ट सर्ट कहते हैं, जिसका उपयोग वो अपनी सभी प्रयोगशालाओं में करते हैं। यह उन्हें रंग, स्पष्टता और कट से लेकर कैरेट वजन तक का सब कुछ का मूल्यांकन करने में मदद करता है और यह भी निर्धारित करता है कि कोई रत्न प्राकृतिक है या लैब ग्रोन। यह सॉफ्टवेयर यह सुनिश्चित करता है कि हर टुकड़ा गुणवत्ता और मूल्य के उच्चतम मानकों को पूरा करे। और ये केवल ढीले रत्नों तक ही सीमित नहीं है, वो जड़े हुए आभूषणों को भी प्रमाणित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मानक के अनुरूप है। अब यहाँ पे ये काफी दिलचस्प हो जाता है। आभूषण बाजार सचमुच एक सोने की खान है। 2023 तक वैश्विक आभूषण बाजार का मूल्य 26 लाख करोड़ था, जो 2020 से सालाना 9% की स्टेडी रेट से बढ़ रहा है। महामारी के बाद सोने और हीरे जड़े आभूषण इन मामले में सबसे आगे हैं, जिनका बाजार में 74% का योगदान है। और ये वृद्धि धीमी नहीं पड़ रही है। आभूषण अब सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रह गए, यह रोजमर्रा के इस्तेमाल की एक फैशन एक्सेसरी बन गई है। इसके अलावा डेमी फाइन ज्वेलरी का चलन भी बढ़ गया है, जिसमें सोने की परत चढ़ी चांदी जैसी सामग्री का इस्तेमाल करके आभूषण को किफायती और टिकाऊ बनाया जाता है, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता। ऑनलाइन आभूषण खुदरा बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी करना आसान हो गया है। Then there is a demographic push। भारत जैसे देशों में शहरीकरण आसमान छू रहा है। एकल परिवार बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अधिक लोग आभूषण खरीद रहे हैं और विकसित होते स्वाद के साथ एक बड़ी युवा कामकाजी आबादी है।
भारत, जिसकी औसत आयु केवल 28 वर्ष है, इसकी 40% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है। महिलाएं भी वर्कफोर्स में शामिल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 से 64 वर्ष की आयु की लगभग 33% भारतीय महिलाएं 2023 में काम कर रही, जो इंडिपेंडेंट परचेजिंग डिसीजन लेने के साथ उपभोग पैटर्न को नया रूप दे रही थी। इन सब बातों को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट है कि आभूषण बाजार पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। 2028 तक इसके 3 से 6% की स्थिर वार्षिक वृद्धि के साथ 32 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। और जैसे जैसे यह चमकता हुआ बाजार फैल रहा है, IGI की क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन सेवाओं की मांग बढ़ती ही जाएगी। हालांकि आभूषण बाजार में असली बदलाव राइज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स के कारण है, जिसे LGDs कहते हैं। 2023 में जेम क्वालिटी रफ डायमंड का वैश्विक उत्पादन लगभग 60 मिलियन कैरेट तक पहुंच गया था, लेकिन LGDs विकास में अपने नेचुरल काउंटर पार्ट से आगे निकल रहे हैं और यह प्रवृत्ति जल्द ही धीमी पड़ने वाली नहीं है। शुरुआत के लिए LGD किफायती है, जिनकी कीमत प्रति कैरेट 70 से 80% कम है, जबकि कस्टमाइज्ड करने का विकल्प भी है। डिजाइनर उन्हें वाइब्रेंट कलर्स में बना सकते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से किए जाने पर रेयर और एक्सपेंसिव है, और यह सब प्रयोगशाला में कुछ हफ्तों के भीतर ही संभव है। साथ ही उन्हें एक सस्टेनेबल और एथिकल चॉइस के रूप में भी देखा जाता है, जो कि प्राकृतिक हीरो से जुड़ी कंसर्न्स लाइक फोर्स्ड और चाइल्ड लेबर, वार फंडिंग और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जैसी चिंताओं से मुक्त है। सीधे शब्दों में कहें तो LGD यहाँ हमेशा के लिए रहेगा, और यह IGI के लिए भी एक शानदार खबर है, क्योंकि LGD सर्टिफिकेशन आभूषण बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सब सेगमेंट है, और 2023 तक IGI 65% मार्केट शेयर के साथ इस पर हावी है। इसका आधे से अधिक रेवेन्यू लैब ग्रोन डायमंड को प्रमाणित करने से आता है, जो इसे विकास की हर लहर पर सवार होने के लिए एकदम सही स्थिति में रखता है। लेकिन IGI यहीं नहीं रुक रहा है। यह अपनी संभावनाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए 4,225 करोड़ का IPO लेके आया है, और इससे यह हीरे, जड़े हुए आभूषण और रंगीन पत्थरों के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन और मान्यता सेवा प्रदाता बन सकती है, जो वैश्विक बाजार के 1/3 से अधिक हिस्से पर कब्जा कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? खैर, IPO से 2750 करोड़ की OFS है, जहां इसके मौजूदा प्रमोटर ब्लैकस्टोन एशिया अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। लगभग 1300 करोड़ IGI बेल्जियम और IGI नीदरलैंड के अधिग्रहण में खर्च किए जाएंगे, जो वर्तमान में ब्लैकस्टोन एशिया की सहायक कंपनियां हैं। एक बार अधिग्रहण पूरा हो जाने के बाद IGI इंडिया, जो वर्तमान में केवल भारत और टर्की बिजनेस की देखरेख करता है, पूरे ग्लोबल ऑपरेशंस का प्रभार संभालेगा। IPO का बाकी आय IGI के ब्रांड को बनाने और इसकी पहुंच बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इज दिस IPO वर्थ योर मनी? खैर, IGI का ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ बताता है। 1975 में बेल्जियम में स्थापित यह अब भारत, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों सहित 10 देशों में 31 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क संचालित कर रहा है। यह लैब ग्रोन डायमंड्स को व्यापक रूप से ग्रेड करने वाला पहला वैश्विक खिलाड़ी था, और इसने 2005 में अपनी पहली लैब ग्रोन डायमंड सर्टिफिकेशन रिपोर्ट जारी की थी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसने पिछले साल भी भारत की टॉप 10 ज्वेलरी चेन में से 9 के साथ काम किया हुआ है। फाइनेंशियली भी यह काफी मजबूत स्थिति में है। 2023 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 640 करोड़ रहा, जो पिछले 3 वर्षों में सालाना 30 से 35% के रेट से बढ़ रहा है। नेचुरल डायमंड्स, LGDs, जड़े हुए आभूषण और रंगीन पत्थरों के लिए सर्टिफिकेशन सर्विस से इसका 97% रेवेन्यू आता है। रेस्ट ऑफ 3% शिक्षा और अन्य सेवाओं से आता है, जैसे कि IGI के रत्न विज्ञान विद्यालय, जो न केवल भविष्य के रत्न विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं, बल्कि इसके प्रस्तावों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद करते हैं। 6 देशों में 18 स्कूल के साथ यह भविष्य के लिए प्रतिभाओं की एक स्थिर पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इज अनदर हाईलाइट। 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 325 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार 50% प्रॉफिट मार्जिन के साथ है।
इस उद्योग में प्रवेश की बाधाएं काफी अधिक हैं, जिसके लिए महत्वपूर्ण पूंजी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो केवल IGI जैसी मौजूदा कंपनी के पास है। और ग्लोबली अन्य कोई लिस्टेड जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नहीं होने के कारण IGI पब्लिक मार्केट में आने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। तो हाँ, यह कहना सुरक्षित है कि IGI का रिज्यूम सचमुच शानदार है। लेकिन इससे पहले आप बहुत उत्साहित हो जाएं, कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले नेचुरल डायमंड का बाजार जियोपॉलिटिकल रिस्क का सामना कर रहा है। दुनिया के लगभग 35% रफ डायमंड रशिया से आते हैं और रूस यूक्रेन वॉर के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के साथ रूसी हीरो को आयात में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे ग्लोबल सपोर्ट में कमी आ सकती है, जिससे नेचुरल डायमंड्स की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। और चूंकि IGI के रेवेन्यू का लगभग 5वां हिस्सा नेचुरल डायमंड्स के सर्टिफिकेशन से आता है, इसलिए सप्लाई चेन में कोई भी डिसरप्शन उनके लाभ को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद आपको IGI के रेवेन्यू कंसंट्रेशन से सावधान रहना होगा। पिछले 3 वर्षों में इसके रेवेन्यू का 30 से 45% हिस्सा सिर्फ इसके टॉप 15 कस्टमर्स से आया है। और भारत में इसका संचालन मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित है, जहां इसका 85% से अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि यह क्षेत्र डायमंड ट्रेड और प्रोसेसिंग का केंद्र है। यदि इन क्षेत्रों में कुछ भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो IGI को अपने बिजनेस और फाइनेंस पर इम्पैक्ट महसूस हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि IGI को सेल्स इनटू कैश में बदलने में अधिक समय लग रहा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज 2021 में लगभग 30 दिनों से बढ़कर इस वर्ष लगभग 55 दिन हो गए हैं। यह उनके पास पैसे पहुंचने में एक सिग्निफिकेंट डिले है। और जैसे जैसे IGI ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है, they all have to manage a whole new set of challenges like different customer expectations, cultural differences and currency exchange rate fluctuations। अब यह केवल भारत और टर्की में ऑपरेशंस चलाने के बारे में नहीं है, यह 9 अदर ग्लोबल रीजन्स की देखरेख कर रहा है, जो कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन 18 महीने पहले के 5500 करोड़ से 3 गुना बढ़कर 16,500 करोड़ हो गया है। सो यस, IGI मस्ट बी होपिंग इट पेज ऑफ। आप में से किस किस ने IGI के IPO में पैसा लगाया है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।